नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। आज राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम भाग अपन पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर शेखावटी किसान आंदोलन को अपन देख रहे हैं। इसके अंदर ध्यान रखना है, तो कुंदन गांव हत्याकांड को अपन पढ़ेंगे, एक झुंझुनू किसान आंदोलन को पढ़ेंगे, एक चिड़ावा किसान आंदोलन को पढ़ेंगे, शेखावटी आंदोलन का जो तृतीय चरण था जयपुर के अंदर हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उस टाइम के दौरान जो जो लाग बाग थे, जो टैक्स लगाए जाते थे, उन टैक्सेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कुंदन गांव के बारे में ध्यान रखना कि वेब नाम का एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, जो पहले शांति व्यवस्था करवाने के लिए लेके आया था और बाद में सीकर के अंदर वो प्रशासनिक नियंत्रण करना चाहता था, परंतु वो कर नहीं पा रहा था, उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। तब उसने कुंदन गांव के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, लूटपाट की, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, बच्चों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। तो ये सारी घटनाएं हम आज कुंदन हत्याकांड, झुंझुनू किसान आंदोलन, चिड़ावा किसान आंदोलन, शेखावटी आंदोलन, जो थर्ड आंदोलन हुआ था शेखावटी का तृतीय चरण जो था, उसके अंदर पढ़ेंगे और विभिन्न लाग बाग को पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हम थोड़े बहुत जो हमारे नेता लोग थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे जमनालाल बजाज है, हीरालाल शास्त्री है, ठीक है ना, टीकाराम जी पालीवाल है, उनके, मदन मोहन मालवीय है, इनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते रहेंगे साथ ही साथ में। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जितने आप नोट्स बनाओगे वो नोट्स आपके आगे इन फ्यूचर भी काम आएंगे, और आप जब तैयारी करोगे तो आपको उन नोट्स से आपको हिंट मिल जाएगा बहुत अच्छा वाला। चलिए लेते हैं आगे की क्लास में। कुंदन गांव हत्याकांड लेते हैं अपन, ठीक है। देखो, कुंदन गांव हत्याकांड। कैप्टन वेब सीकर में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहा। चाहता था कि सीकर के अंदर पूरा प्रशासनिक नियंत्रण कर दिया जाए, लोगों को अपने नियंत्रण में रख लिया जाए, परंतु जो वेब था, कैप्टन वेब जो था, वह इसमें असफल रहा। इस असफलता के कारण वेब ने बौखलाहट में कुंदन गांव में भयंकर लूटपाट की और गोलियां चलवा दी। इस गोलीकांड में 3 व्यक्ति मारे गए। इसके पश्चात गोठरा पलथाना गांव में भी बहुत लूटपाट की गई, वहां पे भी किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इन घटनाओं के विरोध में पूरे देश में 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया, अभी भी मनाया जाता है। 26 मई 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया और 26 मई को अभी भी सिक्कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार के हस्तक्षेप के उपरांत 1935 में सीकर के जागीरदारों ने किसानों से अंतिम समझौता किया। लास्ट समझौता कर लेते हैं किसानों से, कौन? सीकर के जागीरदार। इस समझौते के तहत 4 लाख से अधिक लगान की बकाया राशि को माफ कर दिया जाएगा। 1935 के बाद सीकर में किसानों पर अत्याचार समाप्त हो गए और लगान भी काफी कम कर दिए गए। 1946 में शेखावटी सीकर ठिकाने में भूमि संरक्षण एवं भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ होने से शांति व्यवस्था स्थापित हो गई। ठीक है ना। तो ये था क्या? कुंदन गांव हत्याकांड और सीकर के अंदर होने वाले कुछ किसानों के कुछ परिवर्तन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और अगली स्लाइड को देखते हैं। देखो, झुंझुनू किसान आंदोलन, झुंझुनू के अंदर भी किसान आंदोलन होता है। झुंझुनू के अंदर जो किसान आंदोलन होता है उसमें ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय जो थे वह झुंझुनू के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में झुंझुनू के अंदर आते हैं, अखिल भारतीय जाट सम्मेलन के अंदर। ठीक है। ध्यान रखना, 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय के मुख्य अतिथि के रूप में झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के ओजस्वी वक्तव्य और से प्रभावित होकर झुंझुनू जाट पंचायतों की स्थापना की गई। 1932 में झुंझुनू जाट महासभा का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में तय किया गया कि किसानों और नेता अपने साथ हथियार रख सकेंगे ताकि वो उनको कमजोर नहीं समझा जाए।
इस अधिनियम के तहत लोगों ने रिवॉल्वर, बंदूक और बर्छियां रखना प्रारंभ कर दिया। 1938 तक इस क्षेत्र में हथियारों का प्रदर्शन करना आम बात थी। 11 मार्च 1931 को झुंझुनू में वृहत महिलाओं का सम्मेलन भी बुलाया गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम पढ़ते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। इनका जो मदन मोहन मालवीय है, इनका जन्म ध्यान रखना प्रयागराज के अंदर होता है 1861 में, दिसंबर 1861 के अंदर। और इनकी मृत्यु जो है वह नवंबर 1946 के अंदर प्रयागराज में होती है। 61 में इनका जन्म होता है प्रयागराज में, और मृत्यु होती है वाराणसी के अंदर। तो इसका अपन कर लेते हैं। जन्म, इनका जो जन्म है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो जन्म है वह होता है, आपके ध्यान रखना 1861, 1861 में प्रयागराज। और मृत्यु इनकी होती है 1946 के अंदर, 1946 के अंदर वाराणसी, वाराणसी के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने ध्यान रखना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक ध्यान रखना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। आगे चलते हैं अपन। अब देखो 1939 में सेठ जमनालाल बजाज को जयपुर की सीमा पर गिरफ्तार करके उन्हें आगरा जेल भेज दिया जाता है। किसको, जमनालाल बजाज को। इसके विरोध में जो शेखावटी के किसान हैं, जो शेखावटी के किसान वर्ग था, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू, सीकर, चौमू में बड़ी बड़ी सभाएं की गई। झुंझुनू को सैनिक छावनी में बदल दिया गया, क्योंकि जहां धरने प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहां पर अंग्रेजों ने अपनी पूरी सेना भेज दी और झुंझुनू को सैनिक छावनी के अंदर बदल दिया। किसानों के आंदोलन को देखकर जागीरदारों और ठिकानेदारों ने किसानों का मनोबल तोड़ने के लिए जयपुर नरेश के नेतृत्व में उन्होंने किसानों के ऊपर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। यदि कोई व्यक्ति हाथ में तिरंगा झंडा लेकर निकलता तो सिपाही उसे गोली मार देते, या नंगा करके पीटते, या उल्टा लेटा कर उन पर थूकते, डंडों की बरसात करते, लातों से मारते, उनके ऊपर मतलब घिनौने घिनौने अत्याचार किए जाने लगे। इतने अत्याचारों के बाद भी किसान पीछे नहीं हटे, निरंतर विरोध प्रदर्शन करते रहे। एक गांव में चंग बजाने लगे, जिन पर गीत गाया जाता था कि 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। ठीक है ना, ये गीत गाया जाने लगा। ये ध्यान रखना, ये गीत कहाँ का फेमस है, पहले लोहागढ़ के अंदर का जो बात, लोहागढ़ के अंदर जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ में, उस टाइम का ये गीत है। कौन सा, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। ये गीत वहां उस टाइम से फेमस चलता हुआ आ रहा है। जमनालाल बजाज के बारे में अपन देखते हैं, बातचीत कर लेते हैं जमनालाल बजाज के बारे में। इनका अगर पूरा नाम पूछ ले कहीं पे, ध्यान रखना कई बार पूरा नाम पूछा जाता है, तो जमनालाल कानीराम बजाज, जमनालाल कानीराम बजाज, इनका पूरा नाम है। ठीक है ना, जमनालाल कानीराम बजाज इनका पूरा नाम है। इनका जन्म ध्यान रखना 4 नवंबर 1889 में होता है। कहां पर, काशी, काशी का वास, 4 नवंबर 1889 के अंदर इनका जन्म होता है। सीकर में ही है काशी का वास। जैसे अपने जोधपुर के अंदर राई का बाग है, वैसे काशी का वास है, वहां पर इनका जन्म होता है। मृत्यु होती है 1942 के अंदर वर्धा में। ये जन्म हो गया, मृत्यु, मृत्यु हो जाती है इनकी, ध्यान रखना 11 फरवरी 1942 में, वर्धा।
वर्धा के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ये कहते हैं, इन्होंने चेयरपर्सन थे, फाउंडर थे बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के। भारत के मुख्य स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर इनका नाम लिया जाता है, जमनालाल बजाज का। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखो, 15 मार्च 1939 को झुंझुनू शहर में सरदार हरलाल सिंह ने गिरफ्तारी दी। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। हरलाल सिंह की गिरफ्तारी से झुंझुनू पहुंचने वाले सभी मार्गों पर पुलिस तैनात कर दी गई। बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख किसान हाथ में झंडा लेकर झुंझुनू पहुंचे। यह सब देखकर झुंझुनू में पुलिस जो थी उनमें राक्षसी भाव आ गया। एक कहते हैं ना, उनके अंदर पैशाचिक भाव आ गया, राक्षसी भाव आ गया। पुलिस भूखे भेड़ियों की तरह झुंझुनू के लोगों पर, झुंझुनू के किसानों पर टूट पड़ी, उनको पीटा, अधमरा कर दिया। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। तो इस आंदोलन में महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया, महिलाओं के ऊपर भी लाठियां चलाई गई। महिलाओं ने पुलिस को झंडे तक नहीं पहुंचने दिया, ये ध्यान रखना। वहां झंडा लिए हुए कुछ व्यक्ति थे, महिलाएं बीच में आ गई, महिलाओं ने पुलिस को झंडे तक नहीं पहुंचने दिया। पुलिस ने आत्मघाती रूप धारण कर लिया, लोगों पर घोड़े दौड़ाए, कोड़े बरसाने लगे, झुंझुनू रक्त की नदियां बह गई झुंझुनू के अंदर। यह समाचार पूरे देश को मिला और पूरा देश स्तब्ध रह गया। इतना होने पर भी जयपुर नरेश मान सिंह जी जो थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने 29 मार्च 1941 को झुंझुनू का दौरा किया। पंचपाना के सरदारों ने जयपुर नरेश का महानायक की तरह स्वागत किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह आंदोलन जो था वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, और यहां पर आप चित्र देख रहे हो, ये चित्र है सरदार हरलाल सिंह का। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में नोट्स बनाते रहिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हर छोटी छोटी जानकारी में आप, ये जानकारी इकट्ठा करना सबसे बड़ी बात होती है। इस जानकारी को, हर छोटी जानकारी को लिख के टाइप करके यहां पर पहुंचाना आप लोगों तक, ये सबसे बड़ा कार्य होता है। तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखो, चिड़ावा किसान आंदोलन को अपन देखते हैं। सीकर की तरह शेखावटी क्षेत्र के अन्य जागीरदार भी किसानों का अत्याचार सह रहे थे। इतनी देर सीकर का चल रहा था, अब अन्य ठिकानों पर भी तो किसान रहते थे, वो भी तो अत्याचार सह रहे थे जागीरदारों का। 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे। प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। तो चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। खेतड़ी नरेश अमर सिंह द्वारा अमर सेवा संस्था समिति पर दमनात्मक कार्रवाई की गई। तो अमर सेवा संस्था की स्थापना किसने की है? 1922 के अंदर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति की स्थापना की। खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने चिड़ावा के दौरे के दौरान खेतड़ी नरेश की सेवा के लिए अमर सेवा समिति के सदस्यों को बेगार के लिए बुलाया था, लेकिन अमर सेवा समिति के सदस्यों ने बेगार करने से मना कर दिया। इस कारण जो है वो ध्यान रखना, खेतड़ी नरेश अमर सिंह क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अमर सेवा समिति के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की। ये मास्टर प्यारेलाल गुप्ता का यहां पर आपको चित्र दिखाया गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, इससे खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने पुलिस को आदेश दिया कि इनके सदस्यों को कठोर दंड दिया जाए। राजा का आदेश प्राप्त कर पुलिस ने तुरंत मास्टर प्यारेलाल गुप्ता सहित समिति के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर अत्याचार किया। इन 7 सदस्यों को घोड़े के पीछे बांधकर 30 मील तक घसीटा गया। इनको घसीट घसीट के ले जाया गया घोड़े के पीछे। 30 मील घसीटने के बाद इन सदस्यों को खेतड़ी की जेल के अंदर डाल दिया गया, जहां यह करीब 3 दिन तक बिना अन्न और जल के बेहोश पड़े रहे। चिड़ावा अत्याचार की सूचना पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। चांद करण शारदा, नाम याद रखना, चांद करण शारदा तत्काल चिड़ावा आए और लोगों को इन अत्याचारों के विरुद्ध तनकर खड़े रहने का आह्वान किया। सेठ जमनालाल बजाज, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, सेठ बैनी प्रसाद डालमिया आदि नेताओं ने खेतड़ी राजाओं को कठोर चिट्ठियां लिखकर उनका विरोध किया। यहां पर आप चित्र एक आपको दिखाई दे रहा होगा। यह चित्र जो है वो सेठ घनश्याम दास बिड़ला का चित्र है।
ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर। आगे देखो, पूरे खेतड़ी के अंदर हाहाकार मचा रहा और इन सातों को 23 दिन बाद छोड़ दिया गया। शेखावटी का किसान आंदोलन 1925 में शुरू हुआ था और 1946 में श्री हीरालाल शास्त्री के माध्यम से यह समाप्त हुआ। यहां आपको हीरालाल शास्त्री दिखाई दे रहे होंगे। भारत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। शेखावटी के किसान आंदोलन मुख्यतः आर्थिक शोषण के विरुद्ध हुए और आंदोलन अधिकतर जागीरों के क्षेत्र में हुआ। 3 दिसंबर 1945 को जयपुर राज्य प्रजामंडल द्वारा ताज सर नामक स्थान पर एक विशाल जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। 3 दिसंबर 1945 को जयपुर राज्य प्रजामंडल द्वारा ताज सर नामक स्थान पर विशाल जाट सम्मेलन किया गया। प्रजामंडल समिति के सदस्य श्री हीरालाल शास्त्री, श्री टीकाराम पालीवाल, सरदार हरलाल सिंह और एडवोकेट श्री विद्याधर कुलीहर थे। इनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को राज्य की भूमि सुधारों के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ध्यान रखना, राज्य के भूमि सुधारों के इतिहास का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा बनाए गए प्रस्तुत प्रतिवेदन को राज्य की भूमि सुधारों के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। खेतड़ी के थे ये सारे खेतड़ी के अंदर हो रहा था। यह प्रतिवेदन एक संपूर्ण दस्तावेज था। इसके अंदर किसानों के संबंधी समस्याएं, भूमि का स्थायीकरण करना जैसी समस्याएं थी। उसके साथ साथ ध्यान रखना, लगान बंदोबस्त की व्यवस्था थी, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, यहां तक कि जंगलों तक का पूरा बंदोबस्त इस प्रतिवेदन के अंदर किया हुआ था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। उसके साथ ही साथ अपन हीरालाल शास्त्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हीरालाल शास्त्री, वैसे अपन इन सब को डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, पर हीरालाल शास्त्री के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अगर बात करें इनके जन्म की, कि इनका जन्म कहां हुआ और कब हुआ, तो जन्म की बात करते हैं। पहले जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है, ध्यान रखना, 24 नवंबर 1889 में जॉबनेर, ब्रिटिश भारत के अंदर जन्म होता है। जॉबनेर जयपुर के पास में, ब्रिटिश भारत के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, मृत्यु होती है दिसंबर 1974। दिसंबर 1974, 28 दिसंबर 1974, 28 दिसंबर 1974 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री जो थे, इनके पूर्व अधिकारी थे माणिक्यलाल वर्मा, जो इनसे पहले थे, और बाद में हीरालाल शास्त्री जो है मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, शेखावटी का किसान आंदोलन 1925 में शुरू हुआ और 1946 को हीरालाल शास्त्री के जो थे उनके, हाँ ठीक है, सही है, 25 में स्टार्ट हुआ और हीरालाल शास्त्री के माध्यम से यह समाप्त हो पाया। किसानों का मुख्य मुद्दा क्या था? आर्थिक शोषण के विरुद्ध। ठीक है, यह आंदोलन अधिकतर जागीरी क्षेत्र में हुआ। जयपुर राज्य प्रजामंडल में ताजसर नामक स्थान पर विशाल जाट सम्मेलन किया गया। प्रजामंडल के, ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, हरलाल सिंह और एडवोकेट विद्याधर कुलहरी थे, जो इनका मतलब सदस्य थे। इनके द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया भूमि सुधारों के इतिहास का, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जाट प्रजापति महायज्ञ 20वीं सदी का सबसे बड़ा और विकराल महायज्ञ माना जाता है। इसमें 100 मन घी की आहुतियां दी गई और 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया। शेखावटी किसान आंदोलन के तहत मंडावा ठिकाने में देवी बख्श ने नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। यहां तक तो सेम ही है जो पिछले उसके अंदर पढ़ा हमने, यहां तक। ये टॉपिक थोड़ा अलग है, ये सारा मिक्सअप टॉपिक आ रहा है अब, क्योंकि अब यहां पर ये अपना अपना खत्म हो जाता है। मैग्ना कार्टा कहा, यहां पर खेतड़ी वाला एंड हो जाता है। अब अपने को नॉर्मली जो वापस उसका रूपरेखा के रूप में अपने को आगे की जानकारी लेनी पड़ेगी, तो वो आगे की जानकारी के रूप में है। तो इसको अपन शॉर्टली फटाफट ले लेते हैं। देखो, थर्ड स्टेज में जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, कब होती है? 1931 के अंदर। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है।
ठीक है। जाट क्षेत्रीय किसान पंचायत का वार्षिक सम्मेलन गोठड़ा गांव में 11 से 12 सितंबर 1938 को आयोजित किया जाता है। 1 मार्च 1939 को जयपुर प्रजामंडल में किसान जो है वो किसान दिवस मनाते हैं। जयपुर महाराजा ने प्रजामंडल के नेताओं के साथ 30 दिसंबर 1966 को समझौता किया। 1 नवंबर 1947 को जयपुर प्रजामंडल में महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार बनाने का गठन किया गया। इस सरकार का मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। इस सरकार ने 25 जनवरी 1947 को जयपुर जागीर लैंड टेनेंसी एक्ट 1947 पारित किया। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 25 जनवरी 1947 को जयपुर के अंदर जयपुर जागीर लैंड टेनेंसी एक्ट 1947 पारित किया जाता है। मार्च 1947 को शिखर शेखावटी के किसान संघर्ष का अंत हो जाता है। शिखर के शेखावटी किसान आंदोलन का अंत हो जाता है। जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन होता है। 6 जून 1949 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान किसान सुरक्षा अधिनियम पारित करते हैं और 1952 में राजस्थान सरकार ने जागीरदारी और जमींदारी जो उन्मूलन था उसका अधिनियम भी पास कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जागीरदारी व जमींदारी अधिनियम उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1952 के अंदर पारित होता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इसमें यह चीज ध्यान रखना, जयपुर जागीर लैंड टेनेंसी एक्ट और एक ये दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ लगान जो थे, कौन कौन से लगान लगे हुए थे, कौन कौन से लाग बाग लगे हुए थे, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। काकड़कूट, इस पद्धति के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर उपज का अनुमान लगाकर निर्धारित किया जाता था कि उनको कितना टैक्स देना है, उनको कितना कर देना है। ठीक है, खड़ी फसल के आधार पर, जो खेत के अंदर फसल खड़ी है उसके आधार पर निर्धारित किए जाने वाला कर था, वो था काकड़कूट। डोरी क्या थी? इस पद्धति के अनुसार प्रति बीघा हिसाब से लगान निर्धारित किया जाता था। इसके तहत हलगत और बिगोड़ी पद्धतियां प्रयोग में ली जाती थी। हड़ पद्धति प्रयोग में ली जाती थी, कितने हड़ भूमि है उसके आधार पर, कितने बीघा भूमि है उसके आधार पर लगान लिया जाता। घर बराड़, मेवाड़ में वसूला जाने वाला एक कर था। घर बराड़, घर के ऊपर जो घरेलू चीजें थी उनके ऊपर। घर बाब, ये सेम ऐसा है, मारवाड़ में वसूल किया जाने वाला कर था। घर की बिछोती, जयपुर में वसूल किया जाने वाला कर था। ये तीनों घर के ऊपर, जो घर बनाते हैं अपन, उसके ऊपर आधारित टैक्सेस थे। खिचड़ी लाग, ये देखो थोड़ा इस पे हंसी भी आती है कि जब कहीं राजा की सेना चली जाती है, राजा की सेना युद्ध करने के लिए जाती है या कहीं पे भी राजा के साथ भ्रमण करने जाती है और जिस गांव के समीप वो रुक जाती, तो वो गांव उस पूरी सेना का भरण पोषण करेगा, उस दिन का खाना वो गांव करेगा। उसी को खिचड़ी टैक्स के रूप में लिया जाता था। किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर राज्य की सेना हेतु भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला लगान था। जावा माल, ठिकाने की ओर से पशुओं पर लगाए जाने वाला कर, जितने पशु है उनके आधार पर कर लगाया जाता है। पान चराई, पान का मतलब पत्ते, चराई मतलब चाड़ना, तो पत्ते कौन खाते हैं? भेड़ बकरियां खाते हैं, तो भेड़ बकरियों के ऊपर, भेड़ बकरी की चराई के ऊपर लिया जाने वाला कर था। घास मारी, घास कौन खाती है? गाय वगैरह खाती है, तो घास के ऊपर लिया जाने वाला कर था। मलबा और चौधरी बाब, तो मारवाड़ में किसानों से वसूला जाने वाला मलबा या चौधरी बाब एक टैक्स था। कमाठा लाग, कमठा लाग के अंदर क्या है ध्यान रखना, गढ़ बनता कभी, जैसे किला बन रहा है तो किला बनाने के लिए प्रति व्यक्ति 1 रुपया देगा, ध्यान रखना, या 2 रुपए, सॉरी 2 रुपए प्रति व्यक्ति देगा, उससे कमठा लाग बोलते थे। रुखवाड़ी, रुखवाड़ी क्या था? बीकानेर के अंदर ही ज्यादा फेमस था। बीकानेर के अंदर जो राठौड़ शाखा के कुछ लुटेरे थे, ध्यान रखना, बागी ठाकुर थे, कुछ लूट खसोट करते थे, उनसे बचाने के लिए जो राज्य है वो सैनिकों को लगाता था, उन सैनिकों के भरण पोषण के लिए। ये मतलब एक तरह का ध्यान रखना, रक्षात्मक टैक्स भी बोल सकते हैं इसको, रक्षात्मक टैक्स के रूप में, कर के रूप में। गनीम बराड़, तो मेवाड़ में युद्ध के समय जो कर वसूला जाता था उसको गनीम बराड़ कहते थे। राम राम लाग, मुद्रा लाग भी कहते हैं इसे, प्रति व्यक्ति 1 रुपए के हिसाब से इसको वसूला जाता था। जब भी राजा के सामने मुद्रा करने जाते तो राजा को 1 रुपया दिया जाता था, जिसको राम राम लाग के रूप में जाना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो ये भी थोड़े अजीब तरह के अपने को लगेंगे, अपने को अभी हंसी आएगी, पर उस टाइम के लोग इन सारे टैक्सेस को भरते थे। ठीक है, जैसे देखो कुंवर जी का घोड़ा, राजा का पुत्र कभी घोड़ा लेकर भ्रमण पे निकल जाए तब ये लाग दिया जाता था, ध्यान रखना, कुंवर जी का घोड़ा। तलिया,
तली शब्द का उस भूमि के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहां शिकार के लिए सुअर पाले जाते थे, उसको तड़ी कहते थे या ताड़ी कहते थे, तो उसके ऊपर भी टैक्स दिया जाता। अंगाकर, मारवाड़ में महाराजा मानसिंह के समय प्रति व्यक्ति से 1 रुपए की दर से एक कर वसूल किया जाता था, उसे अंगाकर कहते थे। दान, मेवाड़ और जैसलमेर राज्यों में माल के आयात निर्यात पर लगने वाला कर था। रेख, मापदंड के आधार पर सामंतों व जमींदारों से राजकीय शुल्क वसूल किया जाता था, उसे हबूब, राज्य के बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कर था हबूब। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, मुख्य स्लाइड के अंदर चलते हैं, जहां अपने को देखना है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज देखो हमने कुंदन गांव हत्याकांड पढ़ा, झुंझुनू किसान आंदोलन पढ़ा, चिड़वा किसान आंदोलन पढ़ा, शेखावटी आंदोलन का 3rd स्टेज पढ़ी जो जयपुर के अंदर होता है, और विभिन्न लाग बाग और करों के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने कुछ महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा और एक हमने पढ़ लिया मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ली। चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।